सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगी। अपने एक दिवसीय कोलकाता प्रवास के दौरान राष्ट्रपति कोलकाता स्थित राजभवन में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल मुहिम का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के छठे नौसैन्य युद्धपोत बिंदीगिरी के जलावतरण के अवसर पर भी उपस्थित रहेंगे। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन आज से लेकर कल तक गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। WHO 17 और 18 अगस्त को गांधीनगर में आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन में गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में पारंपरिक पूरक और व्यक्तिगत चिकित्सा की भूमिका का पता लगाएगा और वैश्विक स्वास्थ्य के साथ साथ सतत विकास में प्रगति को बढ़ावा देगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज से बेंगलुरु में आयोजित होने वाले G20 डिजिटल इनोवेशन एलाइज शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। G20 के तहत DEWG की 4वीं बैठक के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में अन्य G20 देशों के प्रतिनिधियों सहित वैश्विक विशेषज्ञ और डिजिटल लीडर्स भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा, डिजिटल स्किलिंग आदि पर चर्चा केंद्रित होगी। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन सिफारिश की प्रक्रिया 1 मई 2023 को शुरू हो चुकी है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 है। गृह मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश बदहाल होता जा रहा है। गुजरात के लोगों को यहाँ लाकर बैठाया जा रहा है। सभी बड़ी ठेके गुजरात के लोगों को दिए जा रहे हैं या विकास कार्य ठप है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों पढ़ने वाले छात्रों को सप्ताह में 2 बार अंडे और केले बांटेगी। केंद्र सरकार ने शहरों में ई बसों की सेवा बढ़ाने के लिए PM ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। लैंगिक समानता के लिए सक्रिय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN वुमेन की मुखिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान पर बदलाव के लिए दबाव जारी रखने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था ने देश में सत्तारूढ़ तालिबान पर पूरे देश में महिलाओं और लड़कियों पर बहुत दमनकारी, व्यवस्थित और अतुलनीय हमले करने का आरोप लगाया है। UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक सीमा पाहोस ने अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा सत्ता नियंत्रण के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक वक्तव्य में ये अपील की है। कनाडा की सेना ने देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जंगल की भीषण आग के बीच सैकड़ों लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा वर्तमान में अपने सबसे खराब दावानल के दौर का झेल रहा है। कल तक देश भर में लगभग 1100 स्थानों पर जंगलों में आग भड़क रही है। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एनसीपी चीफ शरद पवार को लेकर तमाम तरह की खबरें उड़ रही थी। दावे हो रहे थे कि वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं। उनके केंद्र में मंत्री बनने के दावे भी किए जा रहे थे, लेकिन पवार लगातार दावा कर रहे थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, इंडिया गठबंधन में हूं और आगे भी रहूंगा। और अब पवार ने अपनी आगे की रणनीति पर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है पवार ने, आइए देखते हैं। शरद पवार की रणनीति से बीजेपी में भारी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। पवार ने अपने भतीजे से मुलाकात की तो बीजेपी गदगद हो रही थी। बेचैनी कांग्रेस नेताओं में भी दिखाई दी। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अजीत के माध्यम से पीएम ने शरद पवार को मंत्री पद की पेशकश कर दी है। लेकिन पवार ने बीजेपी की खुशी को एक झटके में ही गायब कर दिया। पवार ने साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। और पवार ने यह भी साफ कर दिया है कि हम इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार करेंगे। मैं बीजेपी और उसके साथियों से लड़ने की रणनीति तैयार कर रहा हूँ। बीजेपी और उनके साथी समय के विपरीत काम कर रही हैं। धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी लोगों के दिल में दरार पैदा कर रही है। उनका विभाजन दिवस मनाने का फैसला गलत था।
पवार ने बीजेपी पर विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करने और राज्यों की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सत्ता तोड़फोड़ कर हथियाई। जहां विरोधी दल की सरकार है, वहां की सरकार को केंद्र की बीजेपी सरकार अस्थिर करने का काम कर रही है। इस दौरान शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने बागी गुट से कहा था कि मेरी फोटो यूज ना करें, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अब हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। पवार ने कहा कि मैं 8-10 दिन से राज्य का दौरा कर रहा हूं, लोगों ने मेरे रुख की तारीफ की है। सतारा, सोलपुरा, बारामती, पुणे का दौरा किया। इस दौरान मणिपुर मामले पर बोलते हुए पवार ने कहा कि मणिपुर बेहद संवेदनशील राज्य है, वहां अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। पीएम को मणिपुर पर और अधिक बोलना चाहिए था। पवार बीजेपी के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं। उन्होंने आज बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए उसे घेरा, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के घोटाले सामने लाकर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। तो किन घोटालों का जिक्र किया है कांग्रेस ने और क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी सरकार के 7 बड़े घोटालों का सीएजी ने खुलासा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि देश में मोदी विरोधी एक संस्था है और ये इंटरनेशनल साजिश में शामिल है और इस संस्था का नाम है सीएजी। इस संस्था ने मोदी सरकार के 7 बड़े घोटालों को उजागर किया है और मोदी जी को तत्काल इस संस्था पर ताला लगवाना चाहिए और रिपोर्ट निकालने वालों को जेल में भेजने का काम करना चाहिए। मोदी जी को तुरंत ईडी की रेड करानी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जिस मुद्दे पर टीवी में डिबेट किया जाना चाहिए, जिस मुद्दे पर अखबार की पहली सुर्खी होनी चाहिए, जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी टूटनी चाहिए, वो मुद्दा है बड़े घोटालों का। उन्होंने कहा कि जो सरकार द्वारा घोटाले किए गए हैं उनमें भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़ा, दूसरा एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 18 रुपए की जगह 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तीसरा टोल नियमों का उल्लंघन कर NHAI ने जनता से 132 करोड़ वसूले, चौथा घोटाला आयुष्मान भारत योजना के 7.5 लाख लाभार्थी एक ही नंबर से लिंक, पांचवा अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा प्रचार में किया गया खर्च, और सातवां HAL पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप, जिसमें 154 करोड़ के नुकसान की बात सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये इतने बड़े घोटाले हैं कि जिससे आपकी जेब पर असर डाला जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट मोदी जी की छवि ध्वस्त कर देती है। सुप्रिया ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट में करीब 70-75 हजार किलोमीटर की सड़क बनी थी। इसके लिए कैबिनेट कमेटी इन इकोनॉमिक अफेयर से फंड दिया गया, लेकिन सड़क बनाने में घोटाला हुआ। जो सड़क 15 करोड़ 37 लाख रुपए प्रति किलोमीटर बनती थी, वो बढ़कर 32 करोड़ हो गई। सीएजी की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के घोटालों को सामने ला दिया, जिससे मोदी सरकार और बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। वैसे परेशानी अमेरिकी सांसदों ने बीजेपी की बढ़ा दी है। अमेरिकी सांसदों का दल राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहता है। तो कैसे अमेरिकी सांसदों की पसंद बन गए हैं राहुल गांधी, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी सरकार परेशान नजर आ रही है। 2014 में जो मोदी लहर चली थी, 2023 में वो उल्टी बहती हुई दिख रही है। देश से विदेश तक मोदी की जगह राहुल का शोर सुनाई देने लगा है। मोदी लहर अब राहुल की ओर बहती हवा बन गई है। शायद यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत पहुंचे अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्राइवेट मीटिंग की इच्छा जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इसके लिए अमेरिकी सांसदों की तरफ से पार्टी को औपचारिक और आधिकारिक आग्रह मिला था। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्यों ने 2 दिन पहले हमसे संपर्क किया। उन्होंने राहुल गांधी से निजी तौर पर मुलाकात की इच्छा जताई थी। हमने सकारात्मक जवाब दिया कि एक बार राहुल गांधी के वायनाड से लौटने पर इसे शेड्यूल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अमेरिकी सांसदों से राहुल गांधी से निजी मुलाकात के लिए आधिकारिक तौर पर अनुरोध करने को भी कहा था, लेकिन अगर राहुल से अमेरिकी सांसद अकेले में मिलते हैं तो इससे मोदी सरकार को परेशानी हो सकती है। इस बारे में कांग्रेस का कहना है कि ये विदेश मंत्रालय और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच की बात है। कांग्रेस का कहना है कि विदेश मंत्रालय को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार किसी देश के दौरे पर आए विदेशी प्रतिनिधि मंडल ने विपक्ष के प्रमुख नेता से बैठक की मांग की है। आपको बता दें, ये प्रतिनिधि मंडल मोदी और विदेश मंत्रालय का मेहमान है और अगर अमेरिकी सांसद और राहुल गांधी की मुलाकात होती है तो इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की है। साथ ही इतना तो तय है कि मुलाकात की खबर ने मोदी सरकार के पसीने छुड़ाने का काम किया है। बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस को जितना घेरने की कोशिश करती है,
उतना खुद ही फंस जाती है। इस समय राजस्थान विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के सहारे कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राजेश पायलट को लेकर दावा कर दिया कि उन्होंने अपने देश की जनता को ही निशाना बनाया था, लेकिन सचिन पायलट पूरे सबूतों के साथ सामने आ गए। अब बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई दिख रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के एक दावे पर पलटवार किया है। दरअसल अमित मालवीय ने अपने एक ट्वीट में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद बवाल मच गया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजवाल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। राजेश पायलट पर लगे इस आरोप के बाद सचिन पायलट ने अमित मालवीय को करारा जवाब देते हुए लिखा, स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। ये कहना है कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी, ये काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूर्ण तरह भ्रामक है। हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और अस्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। अमित मालवीय की इस टिप्पणी के बाद खासतौर पर गुर्जर समाज में भारी गुस्सा तक देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राजेश पायलट की गुर्जर समाज पर अच्छी पकड़ थी। राजस्थान में गुर्जरों का वोट सत्ता में आने के लिए काफी अहमियत रखता है। ऐसे में चुनावी साल में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। पायलट ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है, सच्चाई पूरे देश के सामने रख दी है। कांग्रेस को घेरने के चक्कर में बीजेपी खुद ही फंस गई है। तो दूसरी ओर दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन फंसता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस और आप सामने दिख रही है। आज दिल्ली के नेताओं के साथ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक थी। तो क्या हुआ इस बैठक में, आइए देखते हैं। दिल्ली में कांग्रेस एक बार फिर से मजबूती के साथ वापसी की तैयारी में है। पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और शीला दीक्षित की सरकार के समय हुए विकास कार्य को बताएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी संकेत दे दिए हैं कि वो दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी रखेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दिल्ली के नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और दीपक बावरिया सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बताते हुए कांग्रेस नेता दीपक बावरिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई के चलते दिल्ली का विकास पटरी से उतर गया है। 9 साल पहले दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। शीला दीक्षित की सरकार ने 15 सालों में दिल्ली का जबरदस्त विकास किया था, लेकिन पिछले 8-9 सालों से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से विकास काम ठप हो गए हैं। आज आम जरूरत की कोई चीज दिल्ली सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ हम लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, लेकिन दिल्ली सरकार 8,000 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करने को तैयार है, लेकिन लोगों को राहत देने के लिए तैयार नहीं है। बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 7 महीने बचे हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को 7 सीटों के लिए तैयार करने को कहा गया है। दूसरी ओर अलका लांबा के बयान पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गठबंधन का फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आप और कांग्रेस के बीच तल्खियां आ सकती है, जिससे विपक्षी एकता को झटका भी लग सकता है। दूसरी ओर बीजेपी को तो लगातार झटके ही लग रहे हैं और इस बार झटका कोर्ट से लगा है। कोर्ट ने मथुरा में चल रही योगी सरकार के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। मथुरा से वृंदावन के बीच मीटर गेज रेल ट्रैक को बदलकर ब्रॉड गेज करने का फैसला उत्तर मध्य रेलवे ने लिया था। इसलिए मथुरा शहर में स्थित नई बस्ती से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 600 मीटर के दायरे में बसी इस बस्ती में करीब 200 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया है कि इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं और इससे 3000 लोग प्रभावित होंगे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है, वे 100 सालों से अधिक समय से इस स्थान पर रह रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए इस मामले में केंद्र और रेलवे को नोटिस भी जारी कर दिया है। शीर्ष अदालत में अगले हफ्ते फिर इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन इस फैसले से बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूपी हो या दिल्ली, हरियाणा हो या एमपी, बीजेपी की सरकारों ने बुलडोजर का जमकर इस्तेमाल किया है। इस फैसले का असर आने वाली ऐसी ही और कार्रवाइयों पर भी पड़ेगा, जिससे बीजेपी कमजोर होगी। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।